Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the renal tubular reabsorption, chapter number 28 from the Guyton renal physiology. यूराइनरी एक्सक्रीशन क्या होती है कि एक्सक्रीट आउट हो जाना, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो किडनी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे, यूराइनरी एक्सक्रीशन। इसका फार्मूला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। एक इम्पॉर्टेंट इसका एमसीक्यूज है कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है। हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस मीन कि फ़र्ज़ कर ले यहाँ से ट्यूबुलर लोड आ रहा है, फ़िल्टर होके आ रहा है, तो पीसीटी के लेवल पे 65% क्या होती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। 25 लूप ऑफ हेनले पे होती है और 5% क्या होती है, डीसीटी पे होती है और बाकी दूसरे एरियाज पे होती है। इनकी एक हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है कि इनकी सिलेक्शन हुई खड़ी है, भी कितने परसेंट कहाँ पे इनके एब्जॉर्ब होगी और कितने परसेंट कहाँ पे। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो कि फिल्ट्रेशन होकर यानी कि ल्यूमन में जो ल्यूमिनल फ्लूइड आया है वो दो पाथवे के ज़रिए। नंबर 1 इज़ द पैरासेलुलर पाथवे। ये दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के दरमियान का जो एरिया है यहाँ क्या है, टाइट जंक्शंस हैं। इन दोनों के दरमियान से एरिया से होता हुआ यहाँ पे पहुँचता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये है पैरासेलुलर पाथवे। दूसरा है ट्रांससेलुलर पाथवे, सेल के अंदर ही क्रॉस कर गया और यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, पैरासेलुलर फ्लूइड में भी और ट्रांससेलुलर के ज़रिए ही। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया तो क्या होगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या होगी, मेनली जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है इसे क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और बल्क फ्लो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो वाटर है वो किस तरह से जाएगा, बाय ऑस्मोसिस। और जो सल्यूट हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, एक तो पैरासेलुलर पाथवे के ज़रिए, दूसरा ट्रांससेलुलर, सेल के अंदर से ही गुजर के जा रहे हैं। अब हम देखेंगे दो किस्म के होते हैं, एक तो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, एटीपी यूज़ होती है। क्या होती है, एटीपी यूज़ होती है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे है ट्यूबुलर ल्यूमेन, ट्यूबुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ट्यूबुलर ल्यूमेन में क्या आया, सोडियम आया। सोडियम क्या किया, SgLT यानी कि सोडियम ग्लूकोज एल ट्रांसपोर्टर। इनके सोडियम के एब्जॉर्ब होने की वजह से ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाता है। मेनली होता क्या है, यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है। वो कहाँ पे होता है, यहाँ बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे। बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में मेनली क्या होता है, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप होते हैं जो कि सोडियम को बाहर निकालते हैं और पोटाशियम को अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे जो सोडियम का लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम आता है ग्लूकोज के साथ और सोडियम आता है अमाइनो एसिड के साथ और सोडियम आता है यानी कि इधर काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है मेनली। ये को ट्रांसपोर्ट है यानी कि सोडियम के साथ ग्लूकोज आ रहा है, सोडियम के साथ अमाइनो एसिड आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सोडियम तो आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सेक्रेट आउट हो रहा है। ये क्या है, काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सोडियम हाइड्रोजन के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से आता है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पाथवेज। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या है, सैचुरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो ट्रांसपोर्ट कर रही है यानी कि रीअब्जॉर्ब कर रही है प्रोटीन, वहाँ की उनकी क्या होती है, सैचुरेशन हो जाती है। मज़ीद वो क्या करती हैं, कोई भी मालिक्यूल को इंटर नहीं होने देती। यहाँ पे जो ट्यूबुलर फ्लूइड है यानी कि जो ल्यूमिनल का फ्लूइड है वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ मज़ीद रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। तो अगर ऑल नेफ्रॉन्स हैज़ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन एक्टिविटी, आइडियल केस है, तो आइडियल केस में जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है ग्लूकोज का वो 375 है। लेकिन एक नॉर्मल किडनी में क्या होता है, तमाम नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल नहीं होते, इसलिए जो थ्रेशोल्ड है ग्लूकोज का वो 250 है। बच्चों को ये नहीं समझ आता तो काइंडली इसको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और थ्रेशोल्ड में क्या फ़र्क है। इन केस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, ग्लूकोज क्या है, ज़्यादा आ रहा है। अगर 250 तक यानी कि आ गया है, यानी कि 250 उसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो गई है, तो वो क्या होगा, यूराइन में अपेयर होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ द थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लूकोज। नेक्स्ट है सॉल्वेंट ड्रैग। सॉल्वेंट ड्रैग में क्या होता है,
अगर सोडियम की क्या है रीअब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम की क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो इसकी वजह से वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है और अदर सोल्यूट भी रीअब्जॉर्ब होता है, इसे ड्रैग करता है, यानी कि इसे अपनी तरफ खींच रहा है, क्या कर रहा है खींच रहा है दूसरे फ्लूइड को भी, इसको कहेंगे सॉल्वेंट ड्रैग। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड द सॉल्वेंट ड्रैग। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के कितने दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 पार्ट एंड द नंबर 2 पार्ट। अच्छा, जो नंबर 1 पार्ट में मेनली हर चीज़ क्या होती है रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो देखा था हमने सोडियम के साथ ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहा था और सोडियम के साथ अमाइनो एसिड और सोडियम के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा था सेक्रेट आउट हो रहा था। मेजॉरिटी यानी कि पहले पार्ट में मेजॉरिटी में सोडियम क्या होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोराइड का जो होता है 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन जब वो दूसरे पार्ट पे क्लोराइड आता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है 140 मिली इक्विवेलेंट तक हो जाती है। जब ये 140 मिली इक्विवेलेंट तक हो जाती है तो ये क्या है, ये जहाँ पे हमारे पास दो सेल हैं इन दोनों के दरमियान पैरासेलुलर पाथवे में ये जो टाइट जंक्शन है इनके ज़रिए क्लोराइड का क्या जाता है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है और दूसरे पार्ट में क्या होती है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से जो क्लोराइड है वो क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द पीसीटी। अच्छा, इसमें सिक्रेशन किन किन की हो रही होती है, सिक्रेशन हो रही होती है बाइल साल्ट, यूरेट एंड ऑक्जेलेट, इनकी क्या होती है सिक्रेशन हो रही होती है। और मेनली जो 90% है पैरा एमाइनो हिप्यूरिक एसिड पैच जिसे कहते हैं, इसकी क्या होती है सेक्रीशन होती है। जो मेनली अगर इसकी 90% सेक्रीशन हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो अगर हमने पैच की वैल्यू मालूम कर ली तो हम रीनल प्लाज्मा फ्लो भी क्या कर सकते हैं मालूम हो सकता है। तो ये क्या है जो पैच है यूज टू मेजर द रीनल प्लाज्मा फ्लो, क्योंकि ये 90% क्या होता है सेक्रीट आउट हो जाता है, तो हम रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर कर सकते हैं। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और मेनली जो इसमें है इसमें क्या होता है मेनली जो 65% क्या होती है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, पोटाशियम की, क्लोराइड की, और 100% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो मेनली किन की होती है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की। इनके ग्लूकोज और अमाइनो एसिड क्या होते हैं 100% रीअब्जॉर्प्शन होती है उनकी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लूप ऑफ हेनले। इनके लूप ऑफ हेनले में किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले है यहाँ पे वाटर की क्या हो जाती है रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे क्या हो जाती है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इम्परमिएबल है, यानी कि यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्या होगी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ कहीं किसी लेवल पे भी नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले इम्परमिएबल टू वाटर, और जो हमारे पास डीसीटी का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे भी क्या होती है वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तकरीबन ये वाले स्ट्रक्चर में पूरा जो वाटर होता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। मेनली जो डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले वहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। अब देखेंगे जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले है इसकी डायग्राम थोड़ी सी इनलार्ज करके दिखाई हुई है। यहाँ पे क्या होते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होते हैं कि इसकी वजह से यानी कि एक सोडियम चला गया एक पोटाशियम और उसके नतीजे में 2 क्लोराइड, इसको कंपनसेट करने के लिए यानी कि 2 नेगेटिव आयन और एक पोटाशियम और एक सोडियम, इसको कंपनसेट करने के लिए। जबकि इसके बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे जहाँ पे इधर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वहाँ पे क्या है यहाँ पे जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होते हैं। क्या सोडियम अगर बाहर गया तो यहाँ पे सोडियम का लेवल क्या है कम है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए सोडियम अंदर आया तो हाइड्रोजन क्या होता है हमेशा जो क्या करता है काउंटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा सेक्रीट आउट होगा, काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जबकि दूसरों के साथ यानी कि ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसिड के साथ क्लोराइड के साथ ये क्या करता है को ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है। दूसरे हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या हैं जो हमारे पास फ्यूरासिमाइड, ब्यूमेटन और एथाक्राइनिक एसिड हैं, वो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर पे जाके एक्ट करेंगे और इसको ब्लॉक करेंगे और सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम क्या होगा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सोडियम का क्या है ऑस्मोटिक इफेक्ट है, जहाँ जहाँ भी जाएगा तो ये वाटर की क्या करा देगा रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज डायूरेटिक्स।
एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यहाँ पे 25% ऑफ द सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम एंड बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द लूप ऑफ द हेनले। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनके डीसीटी में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही होती है। ये लूप ऑफ हेनले है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले, और ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमन में जो सोडियम आयन और क्लोराइड एंड बाकी रह गए थे वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और क्या, ब्लड कैपिलरीज में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर क्यों रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो क्या है, वाटर रिमेन रहता है इधर, तो एज अ डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, ये क्या है, एज अ डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द यूराइन। इसके दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज है कि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, दूसरा अगर ये इम्परमिएबल टू वाटर है तो ये क्या है, डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द यूराइन, यानी कि अगर इसमें वाटर रह जाएगा तो ये एज क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा यूराइन को एज अ डाइल्यूटिंग सेगमेंट। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इज द लेट डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल प्लस कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो डिस्टल ट्यूब्यूल का लेट पार्ट है और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का लेट पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं प्रिंसिपल सेल्स, दूसरे होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स। जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं उनका क्या काम है, ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करते हैं और पोटाशियम की सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम अगर डायूरेटिक्स देखें, इनके सोडियम चैनल ब्लॉकर जो डायूरेटिक्स हैं, जिसे एमिलियोराइड है, ये क्या करती है, अगर सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सोडियम आयन यानी कि निकलेगा, तो सोडियम क्या ऑस्मोटिक इफेक्ट है, तो वाटर को भी साथ ले जाएगा, तो डायूरेसिस करा देगा। अब हम डिटेल देखेंगे जो इंटरकलेटेड सेल्स हैं। इंटरकलेटेड सेल दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है टाइप ए और टाइप बी। अब जो टाइप ए हैं ये क्या करते हैं, एसिडोसिस में वर्क करते हैं। क्या करते हैं, एसिडोसिस में वर्क करते हैं। इसमें मेनली जो इनके जो ल्यूमिनल सरफेस पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटीपीएस पंप, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन वाले पंप होंगे, ताकि हाइड्रोजन को क्या कर दें, सिक्रीट आउट कर दें। इनके अगर फर्ज करें बॉडी में क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसको क्या कर देंगे, सिक्रीट आउट करा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन एटीपीएस पंप और यहाँ पे हाइड्रोजन पोटाशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो पोटाशियम इंटर होता है, यानी कि हमने मैक्सिमम हाइड्रोजन कर दी, रिमूव करा दी टाइप ए सेल में, यानी कि जो एसिडोसिस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और जो इसकी बेजोलेटरल सरफेस है वहाँ पे क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर। अच्छा, यहाँ पे मेनली जो इनकी डिस्कशन है वो ये होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, लिपोफिलिक है, यानी कि ये मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर जाती है। जब ये सेल के अंदर जाती है तो ये वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट, और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट आउट हो जाएंगे और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एसिडोसिस से हम प्रिवेंट कर सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लें और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, यह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर 2 है टाइप बी सेल्स, ये उनके उलट होंगे। यहाँ पे अगर ल्यूमिनल सरफेस पे ये वाले हैं तो उसके यानी कि बेजोलेटरल सरफेस पे होंगे, तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंज है ये ल्यूमिनल सरफेस पे आ जाएंगे और ये वाले इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेनली ये क्या कर रहा था, बाइकार्बोनेट रिमूव कर देता है। ये इन केस ऑफ द अल्कलोसिस, टाइप बी सेल्स वर्क इन केस ऑफ द अल्कलोसिस, ये क्या करते हैं, अल्कलोसिस में वर्क करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट रिमूव करा देते हैं और हाइड्रोजन की क्या कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन करा देते हैं। ये दो आपस में एज मेंटेन बैलेंस, यानी कि जो एसिडिक और बेसिक बैलेंस है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, जो टाइप ए सेल्स हैं वो वर्क इन एसिडोसिस और जो टाइप बी सेल्स हैं वो वर्क इन द अल्कलोसिस। That we all discuss about the late distal collecting tubule plus cortical collecting tubule। अब नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट रह गया है कि जो मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे किस तरह से, ये मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ पे किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे कौन सा वर्क करता है, एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन वर्क करता है और क्या करता है, यानी कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करा देता है। और ये क्या है, दूसरा है यूरिया इज परमिएबल, यहाँ पे यूरिया के ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो यूरिया क्या होता है, इंटरस्टिशियम में आ जाता है। और थर्ड है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, यहाँ पे हाइड्रोजन एटीपीएस पंप होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
Please like and subscribe our channel Medico's Fever.